हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी ने जिस आईपीएस ऑफिसर को फर्जी इनकाउंटर मामले में बचाया वो अब चौकीदार बन गया है। राना अयूब 15 जून 2004 को अहमदाबाद के पास 19 साल की इशरत जहां सहित जावेद शेख, प्रनेश पिल्ली, अमजद अली, अकबर अली राणा और जिशान मलिक को पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन इस इनकाउंटर में आरोपी हैं। इस केस को लेकर ताजा अपडेट यह है कि सीबीआई को गुजरात सरकार ने जांच करने से रोक दिया। कोर्ट के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और आईपीएस एनके अमीन के खिलाफ मुकदमे में सीबीआई ने दखलंदाजी के लिए कहा था। मंगलवार को सीबीआई ने विशेष अदालत में कहा कि गुजरात सरकार ने डीजी वंजारा और एनके अमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि डीजी वंजारा और एनके अमीन को गुजरात की बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अब राहत के इस पल का आनंद उठाते हुए आईपीएस एनके अमीन ने ट्विटर पर भाजपा का प्रचार शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के चौकीदार कैंपेन में आईपीएस एनके अमीन ने अपना सहयोग दिया है और अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है। अब वह चौकीदार डॉक्टर नरेंद्र अमीन आईपीएस हो गए हैं। एक ही नाम में चौकीदार और आईपीएस दोनों लगा हुआ है। अगर एनके अमीन जी को चौकीदारी इतनी ही पसंद है तो वो आईपीएस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। एनके अमीन ने चौकीदार बनाने पर वरिष्ठ पत्रकार राना अयूब ने लिखा है, 2 दिन पहले इस अधिकारी को गुजरात सरकार ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ में सीबीआई द्वारा अभियोजन से बचाया था, अब वह चौकीदार है। शाह के लिए कटी अडवाणी की टिकट। अलका बोली, बीजेपी को जन्म देने वाले का मोदी ने किया अपमान। कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस की ही तरह बीजेपी ने भी ज्यादा जोखिम न लेते हुए अपने पुराने ही उम्मीदवारों को तरजीह दी है। बस इस बार बीजेपी की पहली लिस्ट से एक ऐसा नाम सामने आया है जो पहले तो राज्यसभा के जरिए राष्ट्र की राजनीति में आए, फिर अब उन्हें अडवाणी जैसे सुरक्षित सीट दे दी गई है। वो नाम है अमित शाह। अब बीजेपी खास कर की वो खेमा जो अटल अडवाणी कहलाता था उसे पहली लिस्ट से क्लियर कर दिया गया है कि बीजेपी अब आलोचनाओं से डरने वाली नहीं है। मगर विपक्षी नेता इस पर शांत बैठने वाले भी नहीं है। अडवाणी की सीट अमित शाह को देने पर आप विधायक अलका लांबा ने लिखा, अटल अडवाणी जी बीजेपी को जन्म देने वालों में से थे, जहां तक बीजेपी को लाने वालों में से थे। मोदी जी जैसे को पैदा किया। खुशी होती अगर राजनीति से, ठीक वैसे ही रिटायरमेंट लेते जैसे कांग्रेस में से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी ने ली। एक ने प्रधानमंत्री पद से और दूसरे ने राष्ट्रपति पद से। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 184 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बंगाल, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। पीएम मोदी वाराणसी और अमित शाह लाल कृष्ण अडवाणी की सीट से गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पुण्य प्रसून को निकाले जाने पर भड़के अभिसार। डरपोक चौकीदार पत्रकारों के सवालों से डरता है। टीवी एंकर और पत्रकार पुण्य प्रसून को सूर्य समाचार मैनेजमेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस बारे में चैनल के एचआर ने पुण्य प्रसून की टीम के सभी मेंबर्स को व्यक्तिगत मेल के जरिए सूचित किया कि आपका कंपनी के साथ नाता खत्म किया जा रहा है और 31 मार्च 2019 आपकी कंपनी के साथ काम करने की अंतिम तिथि है। दरअसल पिछले साल आज तक छोड़ने के बाद एबीपी न्यूज आए पुण्य प्रसून का प्राइम टाइम शो मास्टर स्ट्रोक काफी चर्चा में रहा था। ऐसा कहा जाने लगा था कि हिंदी पट्टी की मीडिया में सवाल पूछने की हिम्मत आ गई है, मगर यह ज्यादा दिन तक नहीं चला और एबीपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कई महीनों के लंबे ब्रेक के बाद पुण्य प्रसून ने सूर्य समाचार ज्वाइन किया, जहां पिछले 15 दिनों से चैनल मालिक लगातार खबरों को लेकर हस्तक्षेप करने लगे। ऐसे में कई प्रोफेशनल चैनल्स ने यह टीम असहज महसूस कर रही थी। फिर वही पुण्य प्रसून के साथ वही हुआ जो उनके साथ आज तक और एबीपी में हो चुका है। उन्हें 31 मार्च तक चैनल के साथ काम करने की अंतिम तिथि दे दी गई।
पुण्य प्रसून ने निकाले जाने पर राजनीति जगत से लेकर पत्रकारों ने भी इसका सीधा तार पीएम मोदी से जोड़ा है। पत्रकार अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, चौकीदार डरपोक है, वो सवालों का सामना नहीं कर सकता, बेबस है, उसे भीड़ चाहिए, तभी वो सुरक्षित महसूस करता है। एडीआर रिपोर्ट, संपत्ति बढ़ाने में बीजेपी नेता सबसे आगे, 5 साल में 153 सांसदों की संपत्ति दुगनी। एडीआर ने अपनी एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 5 साल में 153 सांसदों ने अपनी संपत्ति दुगनी कर ली और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं के नाम है। एडीआर ने उन सांसदों की संपत्ति का खुलासा किया है जो 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर चुने गए थे, यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में चुने जाने के बाद 2014 में भी संसद पहुंचे। सभी पार्टियों को मिलाकर ऐसे 153 नेता हैं जिनकी संपत्ति पिछले 5 साल में दुगनी हो गई है। इन 153 की औसत संपत्ति वृद्धि 7.81 करोड़ रुपए रही। टॉप 3 की बात करें तो इस सूची में पहला नाम बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का है, दूसरा नाम बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा का है और तीसरा नाम एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले का है। 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी संपत्ति लगभग 15 करोड़ रुपए बताई थी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव तक बढ़कर 131 करोड़ रुपए हो गई। बीजू जनता दल बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने 2009 में अपनी संपत्ति 107 करोड़ रुपए बताई थी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव तक बढ़कर 137 करोड़ रुपए हो गई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने 2009 में अपनी संपत्ति 51 करोड़ रुपए बताई थी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव तक बढ़कर 113 करोड़ रुपए हो गई। इन 153 सांसदों की लिस्ट में से सबसे ज्यादा नाम बीजेपी सांसदों के हैं। टॉप 10 की बात करें तो इनमें से 4 बीजेपी सांसद हैं। 10वें नंबर पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का नाम है, जिनकी संपत्ति 2009 में 4 करोड़ थी और 2014 के चुनाव तक 35 करोड़ रुपए हो गई। एडीआर ने यह खुलासा 2014 में फिर से निर्वाचित हुए 153 सांसदों की तरफ से सौंपे गए वित्तीय विवरणों की मदद से किया है। मोदी बोले, कांग्रेस ने संस्थाओं को बर्बाद किया। रोहिणी बोली, कांग्रेस आपकी तरह प्रेस को धमकाती नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक ब्लॉग लिखकर कांग्रेस को वंशवादी पार्टी बताते हुए उस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है। प्रेस से लेकर पार्लियामेंट तक, सोलर से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी भले ही अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के मामले में उनकी सरकार भी पीछे नहीं दिखी। सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आरबीआई बनाम मोदी सरकार के मामले में भी तूल पकड़ा। सीबीआई दफ्तर की उठापटक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। पीएम मोदी के ब्लॉग पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी, बाकी संस्थाओं का तो पता नहीं, लेकिन प्रेस के बारे में जरूर बोल सकती हूँ। यूपीए के टाइम पर सरकार या किसी भी नेता के खिलाफ लिखने पर फोन नहीं आता था, यह कहते हुए कि आपकी चिंता होती है। प्रेस को मॉनिटर करने के लिए 200 लोगों की टीम नहीं होती थी। सरकार प्रेस को धमकाती नहीं थी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, वंशवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां कभी भी स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के साथ सहज नहीं रही। कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया सबसे पहला संवैधानिक संशोधन फ्री स्पीच पर रोक लगाने के लिए ही था। फ्री प्रेस की पहचान यही है कि वो सत्ता को सच या का आईना दिखाए, लेकिन इस अश्लील और असभ्य की पहचान देने की कोशिश की गई। यूपीए के शासनकाल में भी ऐसा नहीं देखने को मिला, जब वह एक ऐसा कानून लेकर आए जिसके मुताबिक अगर आपने कुछ भी अपमानजनक पोस्ट कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यूपीए के ताकतवर मंत्रियों के बेटे के खिलाफ एक ट्वीट भी निषोध आदमी को जेल में डाल सकता था। कुछ दिनों पहले ही देश ने उस डर के साए को देखा है जब कुछ युवाओं को कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह की धमकी से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। अगर वह जबरदस्ती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करेंगे, तब भी कांग्रेस को लेकर लोगों की धारणा नहीं बदलेगी।
माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।